हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन पाठशाला। कैसे हो बच्चा पार्टी? बाकी मजे में? चलो अच्छी बात है, सबको मजे में ही रहना है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट पड़ाव में मूव कर चुके हैं और नेक्स्ट पड़ाव हमारा है कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स। ओके, तो कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म में मैंने आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी डिस्कशन किया था और ग्रुप ए में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे और ग्रुप बी में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास वहां पर एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है ग्रुप ए, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ग्रुप बी। और टेम्परेचर डिपेंडेंट जो है वो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म होगा और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो है वो मास रिलेटेड टर्म होगा। और दोनों में रिलेशन अगर बनना है तो वॉल्यूम और मास का रिलेशन एक ही बेस पे हो सकता है, डेंसिटी के बेस पे। ओके, और वहां हम परसेंटेज रिलेटेड टर्म देख चुके थे और हमने वहां पर डिस्कस किया था कि परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट क्या होता है। ठीक है, और वहां पर मैंने थोड़ा बेसिक आपको आइडिया दिया था। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है और पूरे केमिस्ट्री में कहीं पर भी किसी तरीके से यूज होता है, और वो टर्म हमारे पास आता है बेसिकली मोलरिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मोलरिटी। ओके, मोलरिटी। ओके, कैपिटल एम से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे टर्म्स हैं, मैं मेंशन कर देता हूं। इसको और जो नाम से जाना जाता है वो है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। ठीक है, या मोलर कंसंट्रेशन भी बोला जाता है, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन, या इसको जब भी इस टाइप से बड़े ब्रैकेट में दिखाया जाएगा इसका मतलब यह है ये कंसंट्रेशन रिलेटेड ही टर्म है। तो अब हमें चीजों को क्लियर करते हुए भी चलना है। मोलरिटी बोलो, सिंपल कंसंट्रेशन बोलो, या हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन बोलो, या इस बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, अब बड़े ब्रैकेट में कहने का मीन्स ये है कि भाई बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसके अंदर तो हमें नेसेंट ऑक्सीजन भी दिखाते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन भी दिखाते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, हम यहाँ पर बात करेंगे कंसंट्रेशन से रिलेटेड। तो इस टाइप से अगर कहीं पर मेजर किया और उसकी वैल्यू दी है तो इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली जो इसके बेसिक यूनिट है वहां से। मैं आपको आज इसके बेसिक फंडामेंटल चीजें बताऊंगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि बच्चे को बोला जाता है कि ये फॉर्मूला रटो, याद करो, ये करो, वो करो। यहां पर वो नहीं चलने वाला है। यहां पर चीजों को डेरिवेशन से समझोगे और डेरिवेशन को समझने के साथ साथ आप डेरिवेशन को प्रैक्टिस करोगे ना, एक बार दो बार, तो बेटा आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा। हमें आईआईटी लेवल का, हमें जेई लेवल का, हमें नीट लेवल का अगर पढ़ना है तो एक चीज दिमाग में बैठाना होगा कि जितनी भी चीजें हो सके हमें कम से कम याद रखनी पड़े। चीजों को समझो, समझना बहुत जरूरी है। उसी बिहाफ में बेटा आपको यहाँ पर हर एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करते हुए और हर एक टॉपिक को डिटेल में ले जाते हुए हम यहाँ पर चलेंगे। सो मोलरिटी में फर्स्ट इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट जो होता है वो बेसिकली इसकी यूनिट है मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर अगर इसकी यूनिट है तो यहां से हम एक फॉर्मूला डायरेक्टली बन सकता है। कैसे? मोलरिटी इज इक्वल्स टू, मोल को हम एन से डिटरमाइन करते हैं और वॉल्यूम को हम वी से डिटरमाइन कर देते हैं और ब्रैकेट में लिख देंगे लीटर। ये हो जाएगा। इसी तरीके से इसको और मैं इलेबोरेट कर सकता हूं। मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution in liter। तो बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पर
बन सकते हैं बेटा, लेकिन हमें एक ही फॉर्मूले से चलना है, हमें इसी को बेसिकली दिमाग में रखते चलना। अब ये कैसे बना, यहां से आपको यूनिट दिमाग में रखो, डायरेक्टली ये पता चलेगा। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज है। इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा, उसको बेसिक टर्म जो याद रखने का टर्म है उस तरीके से हमने मेंशन किया। ओके ओके, सो अब हमारे पास हमें पता चल गया कि मोलरिटी क्या है। मोलरिटी हमें कंप्लीटली यहां पर पता चल चुकी है। अब इसको और मैं इलेबोरेट करते हुए चलता हूं ताकि हमें बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है तो हम पढ़ पाए। ओके, सो मोलरिटी इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास into volume of solution in liter। ओके, इसी को और मैं चेंज कर सकता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट into 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, हम उसको छोटे छोटे चीजों में ब्रेक डाउन करें। पहला, फिर से मैं आपको यूनिट से लेके चल रहा हूं, स्टेप ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए मोल पर लीटर इज द यूनिट, और यूनिट से ही मैंने फॉर्मूला बना लिया। अब फॉर्मूला जैसे बना उसको मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख लिया, बेसिक फॉर्मूला यही है, उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इसी चीज को अगर मैं यहां पर उसको मैं दूसरे टर्म में लिखना चाहूं तो क्या होता है बेटा, मोल्स को हम कैसे लिखते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये तो एज इट इज रहा। अब इसको और चेंज कर दिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर में था उसको एमएल में कन्वर्ट कर लिया। एमएल में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइडेड बाय 1000 होगा और वही 1000 ऊपर चले जाएगा। तो मैंने क्या किया, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब बात ये आ रही है, बच्चा यहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम करता है। भाई देखो ये चीज अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स लिख रहा हूं तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला तो मेरे पास फिक्स होना चाहिए, और वो फिक्स फॉर्मूला क्या है, वो फिक्स फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। और गिवन मास किस में होता है, ग्राम में। अगर आपको किसी में भी दिया हो, कोई भी यूनिट में दिया, आपको कन्वर्ट किस में करना है, ग्राम में। तो ये आपको दिमाग में अच्छे से जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ओके, सो आई होप कि आपको ये टर्म समझ में आ रहा होगा और हम इसी बेस पे हम आगे चलेंगे। तो अब बात ये आती है कि इस टर्म को हम थोड़ा सा समझ लें। इस टर्म को मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिखूं, एक डिफरेंट वे में थोड़ा सा आपको ले जाऊं बेटा। मोलरिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ solute into 100 into 100 into 10 divided by volume of solution in ml, जो था पहले ऑलरेडी हमारे पास ml into molar mass। मैंने ऐसे लिख दिया इसको, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, एक टाइप से आप देख रहे हो तो 1000 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये बेटा कि हमारे पास वी नो दैट दिस टर्म which is equals to, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज नोन एज परसेंटेज, that is known as percentage weight by volume। ये आपको मैंने बताया है, इससे प्रीवियस लेक्चर में आप देखोगे तो आपको ये पूरा मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर पूरा कंसंट्रेशन जब टर्म में स्टार्ट करा था यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इनटू, देखो ये टर्म तो कंप्लीट हो गया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इनटू 10 बचा,
और डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन चुका है। तो ये फॉर्मूला मेरा मोलरिटी के टर्म्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप कि आपको ये पूरा स्टेप समझ में आ रहा होगा। आप लोग बेटा मेरे प्रीवियस हर एक वीडियो में देखोगे तो हर एक वीडियो प्रीवियस वीडियो से कनेक्टेड है। तो प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो आपको मैंने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बताया है, तो उसी के बिहाफ में मैंने डायरेक्टली इसको यहां रिलेट कर लिया और डायरेक्टली मैंने इसको चेंज करके आपका मेंशन कर दिया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे। नेक्स्ट पड़ाव में अगर हम चलें तो एक और टर्म हमारे पास आता है, मैं उस टर्म को भी आपको पूरा मेंशन करना चाहता हूं। आप देखिएगा बेटा, देखिए मैं ऐसा मेंशन कर सकता हूं, वी नो दैट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन लिख लो, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये टर्म लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इधर ले जाता हूं, तो इसी बेस पे यहां पर मैं मेंशन कर दूं कि अगर मैं यहां पर चेंज करके इस तरीके से लिखना चाहता हूं इसको, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो अब आप देखिए बेटा, अगर आपको ये पूरा पता चल चुका है तो इस फॉर्मूले में यहीं पर अगर मैं बात करूं या यहां पर बात कर लूं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं। तो अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा बेटा, देखिए मोलरिटी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कंप्लीटली वेट ऑफ सॉल्यूट लिखूंगा, वेट ऑफ सॉल्यूट into 1000 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, अगर हम कंप्लीटली चलते हैं तो यहां पर इस फॉर्मूले में आप देखोगे जब मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रख रहा हूं तो बेटा ये सिंपल सब समझते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास तो रहेगा एज इट इज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर अगर मैं लिखूं तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऊपर चले जाएगा तो मैं यहां पर मेंशन कर सकता हूं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। सो आई होप ये सबको क्लियर हो रहा होगा। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मोलरिटी इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिए बेटा, मैं फिर से इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, इस पूरे टर्म को अब मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, आप लोग समझिएगा, बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करूंगा तो परसेंटेज वेट बाय वेट हो जाएगा, और 1000 को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं जैसे यहां पर डिवाइड किया था 100 इंटू 10, तो यहां पर 100 तो इसके साथ चले जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो परसेंटेज वेट बाय वेट into 10 into density of solution divided by molar mass। ये एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिर से बन चुका है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बेटा देखिए, अब आपको एक चीज पता चल चुका है, मोलरिटी के दो फॉर्मूले मिले, एक तो हमें मिला परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास, और दूसरा हमें क्या मिला, मोलरिटी इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखो एक चीज समझना है, मैं फिर से यहां पर आपको ये चीज इंडिकेट कर दूं इस फॉर्मूले के बेस पे मैंने कैसे किया, वेट अपॉन वही परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला, इससे प्रीवियस जो वीडियो में आप देखोगे बेटा तो आपको पूरा मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 अगर रखता हूं तो परसेंटेज वेट बाय वेट बन जाएगा, और 1000 को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया 100 इंटू 10, तो 100 तो चले जाएगा इसके साथ परसेंटेज वाले के पार्ट के साथ, बचेगा 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये मेरा एक बेसिक फॉर्मूला और हमारे पास बन चुका है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
आप लोग फॉर्मूले पे जरूर फोकस करिएगा कि किस तरीके से मैं उसको ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा, हमें यहां पर पता चल चुका है, मैं यहां पर फिर से मेंशन कर रहा हूं मोलरिटी के दो फॉर्मूले, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, अब ध्यान दीजिए, दूसरा फॉर्मूला मैंने यहां निकाला है, मोलरिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, अगर ये दोनों मोलरिटी के फॉर्मूले है तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर लो, 10 से 10 कैंसिल आउट, मोलर मास से मोलर मास कैंसिल आउट, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला बन चुका है। अब एक चीज ध्यान दो बेटा, यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है आपके लिए कि भाई मैं आपको बार बार बोलता था ग्रुप ए और ग्रुप बी जब रिलेटेड हम करेंगे तो वहां डेंसिटी की बात जरूर की जाएगी, और ये डेंसिटी आ गया। देखो यहां परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है यानी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म, और यहां पर परसेंटेज वेट बाय वेट है यानी मास रिलेटेड टर्म। तो मास और वॉल्यूम का रिलेशन किससे ही होगा, डेंसिटी से, इसलिए डेंसिटी कंपलसरी आएगी। तो ये डेंसिटी का एक हमारा कंडीशन बन गया। तो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपको क्वेश्चन, देखो अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जेई में या आपके नेट में, चाहे जेई मेंस हो, एडवांस हो, नेट हो, कोई भी एग्जाम हो, उस कंपटीशन एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन करो तो आपको दिमाग में ये रखना है कि क्वेश्चन को इजीएस्ट फॉर्म में और कितना जल्दी हम उसको सॉल्व कर पाए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसमें एक ये भी हमारे पास है, अगर आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है और आपसे बोला है कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में निकालो, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जरूर दिया होगा। तो सीधे सीधे बच्चा बहुत सारा डिटेल में करता है, सीधे सीधे ये कॉन्सेप्ट लगाओ ना, आपको बता दिया, इससे इजीएस्ट फॉर्म नहीं हो सकता। इसी वजह से आपको ये समझना है कि इजीएस्ट फॉर्म हमारे पास हमें चाहिए, जिसके बेस पर हम इजीली उस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकें। ओके, सो आई होप कि बेटा आप ये पॉइंट से आपको कंप्लीटली समझ में भी आया होगा और आपको कंप्लीटली पता भी चला होगा। नेक्स्ट जो पार्ट में हम मूव करते हैं, इसी में एक और छोटा सा पार्ट आता है जो मैं आपको पूरा बताते हुए चल रहा हूं, जिसके बेस पर आपको कंप्लीटली ये पता चल जाएगा कि हाँ हमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे तो कैसे करना है। देखो मैं पूरा बताते हुए चल रहा हूं। एक टर्म जो हमने यहां पर लिखा था स्ट्रेंथ, तो वो मैं यहां पर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। स्ट्रेंथ, ठीक है, इसको एस से डिटरमाइन किया जाता है। और बेसिकली बेटा स्ट्रेंथ से बहुत सारे बच्चे समझ भी रहे होंगे, सर स्ट्रेंथ मतलब, अरे भाई क्लास की स्ट्रेंथ, अरे भाई आप कोई भी देख लो, आप नॉर्मल पूछते हो ना कि भाई आपके क्लास में कितने स्ट्रेंथ है, तो आप बोलते हो कि 50 है, 60 है, 70 है, तो वही स्ट्रेंथ है। अब यहां देखो बेटा, मैं एक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं। स्ट्रेंथ को आप समझना है ना, तो आपको सिंपली ये समझिए कि हमारे पास एक क्लासरूम है, ठीक है, उस क्लासरूम में बेंचेस लगे हैं, ठीक है, उस क्लासरूम में बेंचेस लगे हैं। अब आप कहोगे सर आप तो ये क्लासरूम थोड़ा बना रहे हो। बेटा हम इसको मान लेते हैं, देखो समझाना समझना है, समझने का तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पर्पज एक ही है। मैंने क्या बोला, ये क्लासरूम है और क्लासरूम में बेंचेस लगे हैं और उस बेंचेस में स्टूडेंट बाहर से आके बैठ रहा है। तो मैंने क्या किया बेटा, इसमें शुगर डाल दिया और शुगर को मैंने मान लिया स्टूडेंट। अब देखो, अब आप बोलोगे सर शुगर को स्टूडेंट कैसे मान ले रहे हो आप। अरे भाई देखो, शुगर को स्टूडेंट नहीं मान रहा हूं, शुगर स्टूडेंट नहीं है,
ठीक है, मतलब बच्चा ये सोचेगा सर शुगर स्टूडेंट कैसे हो गया। हम रिलेट कर रहे हैं बेटा, हम छोटे से पॉइंट को उसको समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके से समझे ताकि बच्चे को बहुत इजी वे में समझ में आए। अब पहले ये समझो कि सपोज एक क्लास है, उस क्लास में 100 स्टूडेंट आ सकते हैं, ठीक है ना, 100 स्टूडेंट आ सकते हैं, वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। क्लास की स्ट्रेंथ होने का कोई 20 स्टूडेंट बैठाता है, कोई 40 बैठाता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि 100 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, वहीं से चलते हैं। तो अब मैंने आपको बोला बेटा बीकर को आप क्लासरूम मान लो, ठीक है, इस बीकर को क्लासरूम मान लो, और उसमें जो आपने सॉल्वेंट डाला है उसको आप बेंचेस मान लो, ठीक है। ऐसे ही आपके वहां बेंचेस लगे होंगे और उसमें बैठने वाले स्टूडेंट जो हैं उसको हम यहाँ शुगर कंसिडर कर ले रहे हैं। तो अब आप पहले एक चीज उसको समझ लो अच्छे से। तो आप जैसे जैसे बेंचेस होंगे बेटा वैसे वैसे स्टूडेंट आ रहे होंगे और स्टूडेंट बैठेंगे। अब जैसे 100 स्टूडेंट बैठ गए तो बेंचेस खत्म। इसका मतलब अब क्या होगा, वहां इस क्लास की स्ट्रेंथ कंप्लीट हो चुकी है, यही बोल देंगे। सेम वे यहां पर भी हम उसी तरीके से चलना चाह रहे हैं कि अगर मैंने इस बीकर को क्लासरूम माना और उसमें मैंने जो सॉल्वेंट ऐड किया है, अगर मैं इसको बात करूं ये सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, इस वाटर को ये सॉल्वेंट को बेटा मैंने बेंचेज माना, तो शुगर में ऐड कर रहा हूं। तो अब शुगर ऐड करते जा रहा हूं करते जा रहा हूं करते जा रहा हूं, तो क्या होगा, एक टाइम पे ऐसा होगा कि क्लास मतलब क्लास की स्ट्रेंथ फुल हो गई, इसका मतलब शुगर का डिजोल्व होना स्टॉप हो जाएगा। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम जनरली वहां पर बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मेरा मेन पर्पज ये नहीं है, मेरा मेन पर्पज ये है कि स्ट्रेंथ है क्या। स्ट्रेंथ क्या है बेटा, जब आपने एक स्पून शुगर ऐड करी यानी एक स्टूडेंट आया सपोज करो, तो हम ये मानेंगे ना, तो एक स्टूडेंट आया, अभी 99 स्टूडेंट बाकी हैं, तो ऐसे में बोल सकता हूं कि यहां पर जो सॉल्यूशन जो बना शुगर डिजोल्व होने के बाद, उसमें जो स्वीटनेस थी वो बहुत कम थी। जैसे सेकंड स्टूडेंट आया तो स्वीटनेस बढ़ी, ठीक है, यानी क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ी, ठीक है। थर्ड स्पून ऐड किया, फिर से हमारे पास स्वीटनेस बढ़ी यानी क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ी। और यहीं पर उसी टर्म को बोल सकता हूं कि शुगर की स्ट्रेंथ भी बढ़ी, यानी हमारे पास शुगर की स्ट्रेंथ कब बढ़ी, जब हमने अमाउंट ऑफ शुगर बढ़ाया। सो इट मींस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है बेटा कि स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज डिपेंड ओनली ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे वो डिपेंड करेगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए लीटर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। क्योंकि वो पहले क्लास में आपको बता चुका हूं कि भाई आप अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बोलो सॉल्यूशन बोलो बात एक ही है, ठीक है, कि उसको 1 लीटर में हम जो डिसॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमने ये बात करी थी कि वो दोनों एक ही होते हैं। उसका रीजन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो अब एक चीज ध्यान दो बेटा, स्वीटनेस बढ़ना ही स्ट्रेंथ कहलाता है, बात खत्म। तो स्वीटनेस कब बढ़ेगी, जब अमाउंट ऑफ शुगर बढ़ेगा। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू, आई होप कि बेटा मेरी बात सबको पहुंच चुकी होगी अच्छे से, वहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि स्ट्रेंथ जो है कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है, बहुत सिंपल टर्म है। और मैं आपको एक चीज और बोल दूं बेटा, आप लोग ना कभी भी कोई भी टर्म्स आप सुनते हो उसको सिंपल वे में सोचिए, कॉम्प्लिकेटेड वे में कभी नहीं सोचना है। अगर आपके स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई कॉमन स्ट्रेंथ कहां सुनते हैं, क्लास में सुनते हैं, तो बात खत्म, वहीं से रिलेट कर लो और वहीं से दिमाग लगाओ कि क्या होगा क्या कर, ठीक है। तो ये बेसिक कंडीशन मैंने आपको बताई। तो यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ इक्वल्स टू ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। अब बात यही कि यहां पर बच्चा ये बोलेगा सर आपने ग्राम पर लीटर लिख दिया, तो ग्राम पर लीटर लिख दिया मतलब मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। और मास अपॉन वॉल्यूम तो क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम तो किसको बताएगा, डेंसिटी को। अरे नहीं बच्चा पार्टी, ऐसा नहीं होता है। आप सोचिए, अगर डेंसिटी लिखा होगा तो यूनिट सेम होगी ना, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, ग्राम पर ml, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर लीटर नहीं होगा। ओके एवरीवन, तो इट मींस ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा जो आपको क्लियर करनी है और मेरा काम उन्हीं को क्लियर करना है।
तो आप लोग अच्छे से उन टर्म्स को क्लियर कर पाओ, यही मेरा मेन मकसद है, और उसी को क्लियर करना भी मेरी ड्यूटी बनती है। तो आप लोगों के हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को क्लियर करना ही मेरा मेन पर्पज है बेटा, इससे मैं यहाँ पर क्लियर करते हुए चल रहा हूं। तो ये इट डज नॉट ए डेंसिटी, इट इज ए स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ कहलाएगी बेटा। तो अब स्ट्रेंथ का हमें यहीं से फॉर्मूला मिल सकता है। तो स्ट्रेंथ की मैंने डेफिनेशन भी आपको बोल दिया, अगर किसी को डेफिनेशन याद करनी है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a 1 liter of, per liter बोला है मतलब 1 liter, dissolved in a liter of solution that is known as strength। ओके, तो स्ट्रेंथ का यहां से जो फॉर्मूला बन जाएगा बेटा वो क्या होगा, weight of solute, weight of solute in ग्राम, इसलिए मैं यूनिट भी पीछे आपको लिखते हुए चल रहा हूं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, सो आई होप कि ये सबको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए बेटा, अब मैं आपको एक चीज और याद दिलाता हूं अच्छे से। हमने अभी प्रीवियस फॉर्मूले में एक डिस्कशन किया हुआ है, देखो अच्छे से, ये इस फॉर्मूले में, यहां पर देखें मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूं आपके लिए अच्छे से। इस फॉर्मूले में अगर हम देख रहे हैं तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हमारे पास, इसमें हमने क्या देखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये वाला पार्ट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो इसको मैं स्ट्रेंथ लिख सकता हूं। तो ये फॉर्मूले को मैं दोबारा से आपके सामने मेंशन कर दे रहा हूं, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, weight of solute by molar mass into volume of solution in liter। ओके, तो अब देखिए बेटा, इस पूरे टर्म को मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, वही टर्म ध्यान रखना अच्छे से, इस पूरे टर्म को ही मैं लिख पाऊंगा आपके लिए क्या क्या, स्ट्रेंथ। अब बेटा देखो, हर हमेशा एक चीज का ध्यान रखना अच्छे से, वेट ऑफ सॉल्यूट ऑलवेज इन ग्राम। मैं बार बार आपको यही चीज इंडिकेट करता हूं जो बच्चा सबसे ज्यादा मिस्टेक करता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें होगा, ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, लिख ही दिया आपके पीछे। तो सीधे सीधे हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, इसको मैं स्ट्रेंथ लिख लूं इसके भी हाफ में, तो स्ट्रेंथ बाय मोलर मास, दिस इज द फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, तो ये हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन बन गई। अब देखिए बेटा, सबसे सिंपलेस्ट कंडीशन क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं। अब मेरी ड्यूटी एक और बनती है बेटा यहां पर कि बच्चे को यह भी बताना है कि एक्चुअली क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बेटा, वो क्वेश्चन पूछने का तरीका भी आपको बता दो। तो क्वेश्चन जनरली हमारे पास जो पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको क्या कहेगा, क्वेश्चन में लिखेगा द कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपाउंड, कोई भी एक कंपाउंड दिया होगा, कंपाउंड गिवन होगा, ये ध्यान रखना, नहीं गिवन होगा तो क्वेश्चन में मोलर मास जरूर दिया रहेगा। तो ये दो चीज आपको समझनी है, ये क्वेश्चन से समझनी है। अब आपको क्वेश्चन में ये इंडिकेट किया, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पार्ट समझना, द कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपाउंड इज, सपोज कोई भी वैल्यू दी है, मान लेते हैं x दिए, x ग्राम पर लीटर। अब बेटा यहां पर हमारा एक चीज स्टॉप हो जाता है, बोला कंसंट्रेशन है। देखो अब आप कहोगे सर आपने अभी बोला था कि मोलरिटी को कंसंट्रेशन बोलते हैं, ये स्टार्टिंग में मैंने यही बताया। अब और यहां कहोगे सर आपको कंसंट्रेशन बोल रहे हो लेकिन पीछे आप ग्राम पर लीटर बोल रहे हो। बेटा देखो उसका काम आपको कंफ्यूज ही करना है। क्वेश्चन कंपटीशन का नाम है बेटा, सी फॉर कंपटीशन, सी फॉर कंफ्यूजन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि भाई हर एक स्टूडेंट के साथ चलता है। वो कहता ही है बेटा, मेरा जो इतने साल का एक्सपीरियंस है मैं आपको बता दूं, बच्चा यही समझता है सर हम कंफ्यूज हो गए थे, उसका एक ही वर्ड आता है सर हम कंफ्यूज हो गए थे। अरे कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आपको कंसंट्रेशन दिए तो क्यों आप परेशान हो रहे हो, आप सीधे यूनिट देखो ना, आपको यूनिट क्या दी है, पीछे ग्राम पर लीटर, बात खत्म। अरे कंसंट्रेशन लिखा है कोई दिक्कत नहीं, भाई उसने क्या किया, एक ड्यूटी आपको दे दी,
कंसंट्रेशन लिखा उसने, लेकिन ड्यूटी क्या दी आपको, कंपाउंड गिवन कर दिया, तो आप उसको मोलर मास से डिवाइड करोगे, कंसंट्रेशन आ जाएगा ना। देखो अगर आप ग्राम पर लीटर लिख रहे हो तो उसको मोलर मास से डिवाइड करो तो मोलरिटी आ जाएगी, यानी कंसंट्रेशन आ जाएगा। ड्यूटी आपको दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी, करना आपको है, ये चीज समझना है बेटा, यही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्ट्रेंथ जो है लिखेगा कंसंट्रेशन, लेकिन आपको पहचानना किससे है कि वो कंसंट्रेशन है, पीछे यूनिट से। आपके उस जो वैल्यू दी होगी बेटा, मैंने आपको जैसे बोला कि x है, तो x के पीछे अगर ग्राम पर लीटर लिखा है, इसका मतलब फिक्स हो गया कि वो आपका स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ है तो आप उसको सीधे सीधे मोलर मास से डिवाइड करोगे, तब जाके मोलरिटी आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके सामने आ गई, और क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि हम उसको किस तरीके से क्लियर कर रहे हैं। आई होप कि बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं फिर से ये कहता हूं, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जाके आप कमेंट करिए। हमारे कमेंट करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि आप लोग किस तरीके से वहां पर परेशान हो रहे हो, तो फिर हम वहां पर बेटा, मैं वैसे आपको आगे क्वेश्चन भी जब कराऊंगा इस यूनिट के तो आपको पूरा पता चलेगा। अभी तो केवल बेसिक फॉर्मूले चल रहे हैं, तो यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन करना, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवाना आपके सामने, ताकि आपको पूरा पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो बहुत जरूरी है मेरे लिए बेटा, मैं जरूर करवाऊंगा उस टाइप के क्वेश्चन को, लेकिन अभी एक बेसिक फंडामेंटल चीजें चल रही हैं ताकि हम उस चीज को समझ पाए, और मैंने क्वेश्चन का क्राइटेरिया आपके सामने जरूर रखा। ओके, सो आई होप कि बेटा आपको ये समझ में आ रहा होगा। एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है बेटा, तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, और हम उस चीज को 100% सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, ठीक है। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पड़ाव में चलते हैं। आने वाले नेक्स्ट पड़ाव में बेटा, तो मोलरिटी का नेक्स्ट पड़ाव ये कहता है कि अगर सपोज करिए बेटा, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आ रही है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। सपोज करिए बेटा हमारे पास उसने एक कंडीशन आपके सामने लगा दी, उसने ये बोला कि हमारे पास एक एसिड है, और वो एसिड फर्स्ट है, और उसकी मोलरिटी M1 और उसका वॉल्यूम V1। इससे पहले जस्ट एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि बच्चा उसमें भी बहुत कंफ्यूज होता है, वैसे तो फार्मूले से रिलेटेड है, फिर भी मैं आपको बताऊं बेटा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहेगा तो फिर मेरे लिए दिक्कत होगी कि मेरा बच्चा वहां परेशान हो रहा है, तो मैं उस चीज को सॉर्ट आउट करते हुए चल रहा हूं। देखो बेटा, इस चीज को मैं आपको यहाँ पर पूरा बताते हुए चलूं। अब देखिए, जनरली अगर मेरे पास मोलरिटी इक्वल्स टू N/V है, और V इन लीटर है, तो अगर मैं बेटा यहां पर m इंटू वी करता हूं, m इंटू वी करता हूं, और v लीटर में होता है, तो मुझे यहां पर इसके बेस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मोल मिल जाएंगे। ठीक है, मोल मिल जाएंगे। और अगर बेटा मैं यहां पर चलूं, m इंटू वी करता हूं, और v को लिखता हूं ml में, देखो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, v इन ml, तो यहां पर मुझे जो मिलेगा वो मिली मोल मिलेगा। क्या मिलेगा? मिली मोल। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें बच्चा कंफ्यूज होते रहता है हर बार। ठीक है ना, कैसे होगा पहले ये समझा दूं, वैसे बहुत सारे बच्चों को क्लियर भी होगा, डायरेक्टली समझ में आ जा रहा होगा। भाई देखो, मोलरिटी की यूनिट तो चेंज नहीं होगी, तो चेंज होगा तो वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम चेंज हुआ, क्वेश्चन में गिवन ये दिया है, तो इसका मतलब उसकी यूनिट तो सेम ही रहने वाली है बेटा, चेंज होगा इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट मतलब, तो वॉल्यूम की अगर यूनिट चेंज हो रही बेटा, तो वॉल्यूम मिलीलीटर में जा रहा है तो यहाँ मिली मोल आ जाएगा, और वॉल्यूम अगर लीटर में है तो यहाँ मोल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये और ये टर्म आपके दिमाग में रहने चाहिए, तो यही मैं बताना चाह रहा था वहां पर, तो आपको वो क्लियर कर दिया है। ध्यान रखिएगा, सभी लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो आई होप कि आपको मेरा हर एक पॉइंट समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट हम जो चलने वाले थे वो था हमारे पास एसिड फर्स्ट, और इसकी मोलरिटी M1 वॉल्यूम V1। ठीक है, ऐसे ही बेटा इसमें मिक्स कर दिया, इसमें हमने ऐड किया एसिड 2। ठीक है, एसिड 2 जिसकी मोलरिटी हमारे पास M2 वॉल्यूम V2 है। ऐसे ही हमने उसमें एक और ऐड कर दिया एसिड 3, एसिड 3,
और जिसकी मोलरिटी M3 है, वॉल्यूम V3 है, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से और भी ऐड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं ऑल आर मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, मोनोबेसिक एसिड यानी सभी के सभी मोनोबेसिक। अब बच्चा ये पूछता है सर ये क्या है, इसका मतलब होता है इट गिव्स ओनली वन H पॉजिटिव, केवल एक ही H पॉजिटिव दे सकता है। ठीक है, ऐसा एसिड। ठीक है, इनको मिक्स कर रहे हैं। अब देखो बेटा, इनको हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। इस टाइप का हमारे पास एक क्वेश्चन के बेस पे स्टेटमेंट मैंने बनाया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से होगा बेटा, देखिए मैं आपको पूरा बता रहा हूं। अगर आप देखोगे बेटा तो सिंपली जब ऐसा हो तो सीधे सीधे हमें क्या करना है, M टोटल V टोटल इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट लगा देना है, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे भी जो है हमारे पास वो लगा सकते हैं। एंड V टोटल मैं यहां लिख देता हूं, V टोटल जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इसके सम के बराबर होगा। ओके, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर मुझे यहां M टोटल निकालना है तो M टोटल जो हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 बाय क्या जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो फाइनली इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बना जिससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो बन रहा है, मिक्सर जो बन रहा है, उसकी मोलरिटी। ओके, अब बेटा देखो एक सबसे सिंपल स्टेटमेंट जो है आपको बताना चाहता हूं अच्छे से। एक्चुअली हो क्या रहा है बच्चे, ये समझना बच्चे को प्रॉब्लम आती है या वो समझना नहीं चाहता है, बट मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा काम आपको बेटा हर एक लाइन में आपको स्टेटमेंट के बेस पे जो कर रहा हूं वो पूरा एक्सप्लेन करना है। देखो बेटा, M और V को मल्टीप्लाई किया तो मोल मिलेगा या मिलीमोल मिलेगा। अगर वॉल्यूम ml में है तो मिलीमोल मिलेगा, तो मिलीमोल ऑफ दिस वन प्लस मिलीमोल ऑफ दिस वन प्लस मिलीमोल ऑफ दिस वन, तीनों के मिलीमोल को ऐड कर लिया क्योंकि मिक्स हो रहे थे। और यहां पर जो वॉल्यूम आएगा V टोटल ml में, तो फाइनली V टोटल भी ml में आएगा। तो अब ध्यान दो बेटा, अब ये जो M टोटल आया, तो M टोटल एक टाइप से यहां पर लिखूं, M टोटल इज इक्वल टू मिलीमोल बाय वॉल्यूम इन ml, टोटल वॉल्यूम, यहां N टोटल होगा ये पूरा, ठीक है, और ये भी V टोटल होगा ml में। तो ये N टोटल कैसे आया आपको बता दिया बेटा, इससे पहले मैंने आपको यही समझाया यहां पर, अगर आपको याद हो तो ये चीज मैं आपको पूरा मेंशन कर चुका हूं। M इंटू V इन लीटर होगा तो मोल बताएगा, ml होगा तो मिली मोल बताएगा। तो मैं यहां बात कर रहा हूं, जनरली क्वेश्चन में वॉल्यूम जो होता है मिली मोल में, मिली लीटर में दिया रहता है, इससे मैं मिली मोल की बात कर रहा हूं। लीटर में दिया है फिर तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर ml में दिया है तो ये मिलीमोल होगा, ये भी मिलीमोल होगा, ये भी मिली। अब तीनों के मिलीमोल आपके आए और तीनों को आपने मिक्स किया है, मतलब ऐड किया है, तो ऐड कर लोगे आप, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, और टोटल वॉल्यूम भी इन तीनों का ऐड करोगे तो वो ml में ही होगा। ml तो जो हमारे पास मिली वाली टर्म होगी, अगर आप ml को लीटर में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 1000, 1000 ऊपर चले जाएगा, इसको डिवाइडेड, अगर आप इसको डिवाइडेड बाय 1000 करो नीचे 1000 आ जाएगा, तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो कन्वर्ट करने की आपको एक टाइप से जरूरत है ही नहीं, तो सीधे सीधे आपका मोल पर लीटर में। आप देखो यहां से यूनिट जो M टोटल की जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू सपोज करो x आती है, तो यूनिट फिर से मोल पर लीटर ही होगी। ऐसा मत कर देना कि यूनिट हमारे पास मिलीमोल पर मिलीलीटर हो जाएगी, गलत हो जाएगा।
मैंने आपको यहाँ पर बोला ml को कन्वर्ट कर लो, मिलीमोल को कन्वर्ट कर लो, मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट करो यानी 10⁻⁻3, ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे यानी 10⁻⁵ इंटू में, दोनों में इंटू में, तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट, तो फिर से वो मोल और लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यूनिट हमारी मोल पर लीटर ही आ जाएगी। तो यूनिट तो मोलरिटी की बेटा कभी चेंज होने वाली नहीं है, ये भी आपको दिमाग में अच्छे से लेके चलना है। अब जैसे मैंने ये एसिड की बात करी, ऐसे में एक दूसरा कॉन्सेप्ट और ले सकता हूं कि बेस 1, बेस 2, बेस 3, बेस 1 उसके लिए M1V1, ठीक है, और प्लस बेस 2, ठीक है, उसके लिए M2V2, और ऐसे प्लस बेस 3 और उसके लिए M3V3, ठीक है ना। तो इसी तरीके से फिर से मैंने बोला कि ये हमारे पास ऑल आर मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी मोनो एसिडिक बेस हैं, तो उसका मतलब ये हो गया कि एक ही OH दे सकते हैं। तो इनके लिए M टोटल मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, M टोटल इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 फॉर्मूला से प्लस M3V3 डिवाइडेड बाय V1 plus V2 plus V3. This is the final answer of the resultant molarity. So I hope कि बेटा ये सबको समझ में आया होगा। ये आपका बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मोलरिटी का। तो हमने जो पूरा डिस्कस किया मोलरिटी को, अगर आप देख लो बेटा, मैंने मोलरिटी को उसको पूरा डिफाइन किया, एक एक फॉर्मूले से रिलेशन बनाए हमने, और फिर उस रिलेशन के बाद हमने एक एक रिलेशन को डिटेल में पढ़ा, और उसके बाद मैंने आपको ये कंडीशन बताई। तो आई होप कि बेटा आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा, पूरा डिटेल में आपको ये चीजें पता चली होगी, और पूरा ये भी पता चला होगा कि एक्चुअली मोलरिटी क्या होती है। अभी हम क्वेश्चन जरूर करेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट कराऊंगा, रिलेशन बताऊंगा, फिर क्वेश्चन हम जरूर करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है।